Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 7 of class 6th, that is living and the non-living world. So, without wasting any time, let's proceed with our chapter. When we look around, we find a wide variety of things like human beings, trees, cars, stones, birds, insects, cloth, पेपर एंड पेंसिल। तो जब भी हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास हमें बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग तरीके की चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान, ट्रीज़ पेड़ पौधे, कार्स जो कार हमारे आसपास जो खड़ी होती हैं वो, स्टोन्स पत्थर, बर्ड पक्षी, इंसेक्ट यानी छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो, क्लोथ यानी कपड़े, और दूसरे जो पेपर वगैरह हैं वो, और जो पेंसिल्स वगैरह हैं वो। यानी कि अगर हम कहीं भी बैठे हैं तो हमें हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वैरायटी की दिखाई देंगी। Human beings, trees, birds and insect are living thing। तो अगर हम इंसानों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, पक्षियों की बात करें, या फिर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ज़िंदा है। कार्स, स्टोन, क्लोथ, पेपर एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग थिंग। वहीं अगर हम कार की, पत्थर की, कपड़ों की, पेपर या पेंसिल की अगर हम बात करें तो वो सारी क्या हैं? नॉन लिविंग चीज़ें हैं, यानी कि इनके अंदर जान नहीं है। तो ये पैराग्राफ हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। उनमें से कुछ चीज़ें तो क्या होंगी? लिविंग होंगी, और कुछ चीज़ें क्या होंगी? नॉन लिविंग होंगी। बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। वी नो दैट everything that has the mass and occupies space is called matter। तो चाहे दोनों लिविंग भी हों, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ें ही क्यों ना हों, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? मैटर की बनी होती हैं। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैटर होता क्या है? तो एनीथिंग यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी वो जगह को घेर रहा है, तो ऐसी हर एक चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज़ अ मैटर। तो क्या होगा उसका सही आंसर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी उसका मास भी होगा और वो स्पेस में भी प्रेजेंट होगा, यानी वो जगह भी घेर रहा होगा। ऐसी चीज़ को हम मैटर बोलेंगे। तो हर एक, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ें हों, दोनों किस चीज़ की बनी होंगी? मैटर की बनी होती हैं। सो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास एंड दे ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हर एक, चाहे वो लिविंग चीज़ हो चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ हो, उसके पास क्या प्रेजेंट होगा? मास होगा, और वो जगह भी घेरेगा। क्योंकि हमने मैटर की जब बात करी तो हमने बोला मैटर के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन ये कि उसका मास हो, दूसरी कंडीशन ये कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। तो अब हमने ऊपर भी ये बोला कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ क्या है? मैटर है। तो मतलब हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ क्या हुई? उसके पास मास भी होगा और उसके पास
स्पेस भी ऑक्यूपाई करने के पोजीशन होगी। ऑल लिविंग थिंग्स look different from one another, but they possess some common characteristics which differentiate them from the living and the non-living things. तो जितनी भी जो जिंदा चीज़ें हैं यानी जिनके अंदर जीवन है वो क्या होगी, एक दूसरे से अलग अलग दिखेंगी। डिफरेंट का मतलब होता है अलग चीज़ें। तो ये जितनी भी लिविंग चीज़ें होंगी ये एक दूसरे से अलग अलग तरीके से दिखेंगी, पर उनके अंदर कुछ न कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि कुछ चीज़ें उनकी सेम ज़रूर होंगी, और वो जो चीज़ें हैं, जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनको डिफरेंशिएट करवाएंगी नॉन लिविंग चीज़ों की उस कैटेगरी से। यानी कि कोई भी लिविंग चीज़ है, बेशक वो एक दूसरे से अलग अलग दिखती हों, पर उनकी कुछ कॉमन आदतें होंगी जिनकी वजह से हम उनको नॉन लिविंग चीज़ों से अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ऊपर पत्थर की बात करी, हमने ऊपर कार की बात करी, और हमने किसकी बर्ड्स की बात करी थी और ह्यूमन बीइंग्स की बात करी थी। तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो बर्ड्स हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्टोन या पेंसिल वगैरह की बात करें तो वो ना तो सांस ले रही हैं और ना ही खुद को और चीज़ों से डिफरेंशिएट करवा पा रही हैं और ना ही कहीं चल फिर पा रही हैं। Let us learn about the characteristics of living things which distinguish. Let us learn about the characteristics of living things which distinguish them from the non-living things. तो अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविंग चीज़ों के अंदर तो मौजूद होती हैं और वो उनको अलग करवाती हैं नॉन लिविंग चीज़ों से। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें लिविंग चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होंगी जो उनको नॉन लिविंग से अलग करवाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उनमें से सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग चीज़ की, वो है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। कि जितनी भी जो जिंदा चीज़ें हैं वो सारी सेल से बनी होती हैं। यानी अगर कोई भी आपको जिंदा चीज़ दिख रही है अपने आसपास, वो किस चीज़ की बनी होगी, सेल की बनी होगी। अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो हमें पता है कि हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो सारी किस चीज़ की होती हैं, ईंटों की बनी होती हैं। सो अ ब्रिक इज़ अ यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम उस ईंट को क्या मान रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेप मान रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ईंटों के बिना कोई भी इमारत नहीं बन सकती है। लाइकवाइज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। बिल्कुल वैसे ही जितने भी जो लिविंग चीज़ें हैं वो सारी छोटी छोटी सेल से मिलके बनी हैं। यानी जैसे कि कोई इमारत ईंटों से बनी होती है, वैसे ही किसी भी जिंदा प्राणी का जो शरीर है वो सेल से बन के बनता है। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, आगे बहुत बार पूछी जाएगी ये, कि जो सेल है वो हमारे शरीर की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर की सबसे बेसिक यूनिट है। चाहे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यानी कि बनावट की, किसी चीज़ को बनाने की बात करें तब भी सेल ही आती है, और फंक्शन की यानी कोई काम करने की अगर हम बात करें तो दोनों ही केस में जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है।
यानी अगर हमारे शरीर में कोई काम हो रहा है तो वो भी कौन करवा रहा है? सेल करवा रही हैं। और जो हमारा शरीर बना हुआ है वो भी किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। Some plant and animals consist of a single cell. अब हमने ये तो चीज़ स्टैब्लिश कर ली कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है, पर कुछ पेड़ पौधे और कुछ जानवर सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि उनके पूरे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होगी, कोई और दूसरी सेल नहीं होगी। दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्राणी जो कि एक सेल से मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो वर्ड है यूनिसेल्युलर, ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिलके बना है। जो पहला अक्षर है दैट इज यूनी, और जो दूसरा अक्षर है वो है सेल्युलर। तो यूनी का मतलब होता है एक, और सेल्युलर का मतलब होगा सेल, यानी कोई चीज़ सिर्फ एक ही सेल की बनी हो। हमने ऊपर यही बोला कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बने होते हैं। द अमीबा, पैरामीशियम, bacteria, etc. are some common example of unicellular organism. तो अब हमने ये तो बता दिया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है? पर अमीबा, पैरामीशियम, या फिर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, ये सारे सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आइज। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, और इसीलिए हम इनको देख नहीं सकते हैं। हमारी नेकेड आइज यानी हमारी नंगी आँखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड दस आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो हम इनको अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते हैं, पर हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसीलिए इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वी सी अराउंड आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। और मोस्टली जितने भी जो पेड़ पौधे हैं या जितने भी जो जानवर हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं वो सारे मिलियन सेल्स से मिलके बनते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बनते हों, हम उनको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर जो वर्ड था वो दो शब्दों को मिलके बना था, यूनी और सेल्युलर, वैसे ही जो मल्टी सेल्युलर शब्द है वो भी दो अलग अलग अक्षरों से मिलके बना है। पहला अक्षर है मल्टी और दूसरा है सेल्युलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, सेल्युलर का मतलब होता है सेल। तो यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बनता हो उसको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
In multicellular organism, the cells are not alike. तो अब हम जब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने बोला मल्टी सेल्यूलर में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हैं। तो वो जो इतनी सारी सेल हैं वो सारी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं हैं। उनका जो शेप है, उनका जो साइज़ है वो अलग अलग हो सकता है। The cells are of different size, shape and they perform different function. तो ऐसी जो मिलियन सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो भी अलग अलग होगा। उनका जो शेप है यानी उनका जो आकार है वो भी अलग अलग होगा और उन सारी सेल्स का अपना अलग अलग काम भी होगा। यानी कोई सेल कोई अपना एक काम करवाएगी, दूसरी सेल कोई अपना दूसरा काम करवाएगी। तो हमने यहाँ दो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। पहला था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब जो एक सेल से मिलके बनता हो। मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल मतलब है कि जो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनता हो। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल था अमीबा, पैरामीशियम। वहीं मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल था प्लांट और एनिमल्स।